हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अप्रैल के महीने में आप सभी लोग स्कूल जा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई नई कक्षा में जा कर के शुरू कर चुके होंगे। इसके पहले मैंने आपको भूगोल के बारे में बताया था कि भूगोल के विषय को हमको कैसे पढ़ना है और आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से देखा और समझा। इसके बाद मैंने इतिहास विषय के अध्ययन को हम कैसे करें, स्टार्ट कैसे करना है, इसके बारे में आपसे चर्चा की थी, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा नहीं है। एक बार ज़रूर देखिए, इतिहास का जो मैंने कंटेंट बनाया हुआ है कि उसकी शुरुआत हमको कैसे करना है, उसे एक बार आप ज़रूर देखिए। और इस तरह से सामाजिक विज्ञान विषय के जो 4 विषय हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट्स आप लोग देख चुके हैं। अच्छा, भूगोल से आप लोग परिचित हैं, इतिहास भी आप लोग जानते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, लेकिन राजनीति विज्ञान को लेकर के हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि राजनीति विज्ञान जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जा रही है, इसको मैं 2 पार्ट में लेकर आ रहा हूं। पहला भाग तो सिर्फ इसी बात को लेकर के कि राजनीति विज्ञान क्या है और राजनीति विज्ञान हमें पढ़ना क्यों चाहिए, इस बात की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमने 6वीं से लेकर के 9वीं तक क्या पढ़ा है, 10वीं में क्या पढ़ेंगे और 11वीं और 12वीं का कंटेंट कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अपन देखते हैं राजनीति क्या है और राजनीति विज्ञान पढ़ना क्यों चाहिए। अर्थात आज अपन शुरू करेंगे, सबसे पहले राजनीति क्या है इसको देखेंगे और फिर देखेंगे राजनीति विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके पहले अपन जो पिछला पढ़ चुके हैं उस पर एक बार थोड़ी सी नज़र डालें। सबसे पहला पार्ट जो हमने बनाया था वो था भूगोल का, और आप लोगों को बताया मैंने कि जो भूगोल विषय है वो 2 भागों में हमने बांटा हुआ है। पहला भाग था भौतिक भूगोल का और दूसरा भाग था मानव भूगोल का। भौतिक भूगोल मतलब वे सारे तत्व जो हमको हमारी आँखों से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि भौतिक भूगोल से जुड़ा है हमारा पर्वत, भौतिक भूगोल से जुड़ा है हमारा पठार, भौतिक भूगोल से जुड़ा है हमारे मैदान, भौतिक भूगोल से जुड़े हैं हमारे जल, मृदा, भूमि, ये तमाम चीज़ें, खनिज संसाधन और उद्योग, ये सभी चीज़ों को हमने भौतिक भूगोल के अंतर्गत जाना और समझा। और यही भूगोल, जब ये पर्वत, ये पठार, ये नदियाँ, ये जलवायु जब हमारे लिए, मनुष्यों के लिए संसाधन के रूप में काम करने लगते हैं तो वे सारे के सारे संसाधन हो जाते हैं। जैसे यहाँ का अपन ने जल लिया था, ये मानव के लिए हो गया था जल संसाधन, कृषि संसाधन, मृदा संसाधन। पर्वत भी संसाधन की तरह काम करता है क्योंकि इससे हमको नदियाँ इत्यादि मिलती हैं। पठार से खनिज पदार्थ मिलते हैं, मैदान में खेती होती है, उद्योग धंधे होते हैं, जनसंख्या भी सर्वाधिक मैदानों में पाई जाती है। तो इस तरह से भूगोल जो है मानव को प्रभावित करता है, मानव की जनसंख्या को प्रभावित करता है। जहाँ पर अनुकूल वातावरण होता है वहाँ मनुष्य रहता है, जहाँ प्रतिकूल वातावरण होता है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है। फिर जैसे भूगोल हमको प्रभावित करता है, फिर हम भूगोल को प्रभावित करने लगते हैं। कक्षा 10वीं में हम यही तो पढ़ेंगे। 9वीं में हमने पढ़ा क्या है भारत का आकार, क्या है स्थिति, भारत के भौतिक प्रदेश, वन्य जीव संसाधन, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और अब मनुष्य इनका उपयोग करेगा, यानी कि भूमि का उपयोग करेगा मनुष्य, मृदा का उपयोग करता है मनुष्य। जब इन सारी चीज़ों का उपयोग करता है तो चूंकि मनुष्य जो है लालच में आ जाता है और इनका उपयोग करते करते बेतरतीब उपयोग करना शुरू कर देता है। और जब बेतरतीब उपयोग शुरू हो जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो भूगोल ने भौतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हमको दिए हैं, ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमको इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, ये हम 10वीं में पढ़ेंगे। अर्थात कभी भी आपसे अब कोई भी पूछता है कि भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं 6वीं से लेकर के 12वीं तक, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल वो भूगोल जो प्रकृति ने हमको दिया है, और मानव भूगोल यानी प्रकृति का जो उपहार हमको मिला हुआ है उसका इस तरह उपयोग करें कि भविष्य के लिए भी वह सुरक्षित रहे। ये हम 10th में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा 10 के इतिहास के बारे में। इतिहास को भी हम 2 भागों में बांटा था। पहला था भारतीय इतिहास और दूसरा था विश्व इतिहास। तो भारतीय इतिहास आप लोगों ने पढ़ा 6वीं में, 7वीं में और 8वीं में। इसके बाद विश्व इतिहास हमने पढ़ा 9 में और 10 में।
और 12 में फिर अपन भारतीय इतिहास और 11 में अपन विश्व इतिहास देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि भारतीय इतिहास में आपने ये जो आधुनिक भारत का इतिहास दिख रहा है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था। प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें हमने सम्राट अशोक, सिंधु घाटी इनके बारे में पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने 6वीं कक्षा में। और मध्यकालीन इतिहास जिसमें हमने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मुगल आक्रांताओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा और तमाम तरह के राजवंशों के बारे में पढ़ा, यह हमने 7th क्लास में पढ़ा था। इसके बाद हम आ गए थे 6th क्लास में, तो विश्व इतिहास देखा। विश्व इतिहास में हमने फ्रांस की क्रांति देखी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और जर्मनी का नाजीवाद और हिटलर का उदय देखा हमने। फिर वन्य समाज को देखा कि किस तरह से वन्य समाज उस चरवाहों को विदेशी आक्रांताओं ने किस तरह से प्रभावित किया, ये तमाम चीज़ें देखी। 10वीं में हम 9वीं क्लास की इतिहास में जो जो घटनाएं घटी थीं उनका प्रभाव आगे कैसे बढ़ा, इसके बारे में देखेंगे। और आज हमारे पास में विषय है राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान को हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इसको मैं अगले कंटेंट में बताऊंगा। इसके पहले आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीति के अध्ययन को राजनीति विज्ञान क्यों कहा जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई, आप लोगों को अगर 9वीं क्लास में आप आ रहे हो और आपको सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया जाए कि बच्चों ये राजनीति विज्ञान है, ये लोकतंत्र है, तो शायद समझ में नहीं आएगा। जैसे भूगोल का अध्ययन क्यों जरूरी है? ताकि भूगोल में हम ये जान सकें कि नेचर ने हमको क्या क्या दिया है और उस नेचर का उपयोग हम कैसे करेंगे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और फिर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में हम जब बेतरतीब उपयोग करते हैं तो वो खराब होने लगती हैं। भूगोल हमारी समझ में आ गया कि भूगोल का अध्ययन हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है? इतिहास का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि अतीत के झरोखे से हम वर्तमान को देख सकें। अतीत में कोई अगर घटना घटी है जिसका कोई दुष्प्रभाव पड़ा है तो हम उस इतिहास से सीख लें कि अब भविष्य में या वर्तमान में वह घटना नहीं दोहराई जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? जैसे हमारे परिवार में मान लो हमारे किसी दादा का या परदादा का किसी से झगड़ा था और आज हम उसका आकलन करें कि उस झगड़े का कारण क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिससे झगड़ा हुआ था उस परिवार से हमारी आज भी दुश्मनी चली आ रही हो। तो ये सारी चीज़ें एक बार अध्ययन कर लिया जाता है इतिहास के अतीत के झरोखे से। इससे हमको ये पता चलता है कि इतिहास में कुछ अच्छा हुआ है तो उससे हम सबक लेकर के उसको अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ें। जैसे इतिहास में भगवान श्री रामचंद्र हुए, उन्होंने मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा दी। इतिहास में हमारे साथ में प्रेरणा देने के लिए आए भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने गीता का संदेश दिया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो इतिहास हमको इस तरह से सिखा भी रहा है। और इसके अलावा हमने इतिहास में बहुत सारे गद्दारों को भी देखा है। तो गद्दारों ने किस तरह से गद्दारी की है हमारी भारत माता के साथ में, इसको भी इतिहास के माध्यम से हमको सीखने को मिलता है। तो राजनीति विज्ञान हमको क्या सिखाती है? राजनीति विज्ञान के अध्ययन को राजनीति विज्ञान क्यों कहा जाता है, इसको अपन देखते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी भी विषय का व्यवस्थित, तर्कसंगत और गहराई से अध्ययन करना। कई बार क्या होता है कि हम लोग राजनीति को सिर्फ नेताओं की बातें या चुनाव की बात समझ लेते हैं। जैसे ही बात राजनीति की आती है हम समझ लेते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है, ये तृणमूल कांग्रेस की बात है, ये शिवसेना की बात है। ये तमाम चीज़ें जो हम टीवी में देखते हैं और उसी को हम राजनीति समझ लेते हैं। जबकि राजनीति केवल नेताओं या चुनाव की बात करना नहीं होता है। राजनीति एक ऐसा विषय है जो हमको निम्नलिखित चीज़ें समझाता है। पहली चीज़ हमको ये समझाता है कि समाज कैसे चलता है। दूसरी चीज़ हमको समझाता है ये राजनीति सरकारें कैसे बनती हैं। तीसरी चीज़ समझाता है कानून कैसे बनते हैं, अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, और फिर नागरिकों का राज्य के साथ क्या संबंध होता है। समझ में आ रहा है ना कि अभी हम ये देख रहे हैं कि राजनीति को राजनीति विज्ञान कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इससे हम इनको समाज, सरकार, कानून, अधिकार, कर्तव्य, इनकी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसलिए राजनीति का अध्ययन तथ्य, सिद्धांत, नियम और प्रक्रियाओं के माध्यम से करते हैं, तब यह कहलाता है विज्ञान। और जब इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं तब इसे हम कहते हैं राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। अब समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब अपन आगे देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है।
तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है हमको लोकतंत्र को समझने के लिए। यानी इससे हमको ये पता चलता है कि लोकतंत्र में चुनाव कैसे होते हैं, सरकार और संविधान कैसे काम करते हैं, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाने के लिए, तर्क करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, बहस करने की क्षमता विकसित करने के लिए जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो हमको अलग अलग राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पता चलती है, अलग अलग विचारों का महत्व पता चलता है हमको कि समाजवादी विचार क्या है, पूंजीवादी विचार क्या है, साम्यवादी विचारधारा क्या है, लोकतंत्र क्या है, तानाशाही क्या है, अधिनायकवाद क्या है। ये तमाम चीज़ें, सामंतवादी व्यवस्था कैसे काम करती थी, ये तमाम चीज़ें राजनीति से पढ़ते हैं। हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने के लिए भी इस राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। दुनिया की राजनीति को समझा जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बनते हैं, विश्व संगठन क्या क्या हैं, यूनाइटेड नेशन कैसे काम करता है, वैश्विक मुद्दों पर हमारी समझ क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सजग नागरिक बनने के लिए कि कैसे एक नागरिक अपने देश के विकास में भागीदारी निभा सके, इसलिए हमको राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। अगर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम हमारे गांव का सरपंच बहुत अच्छे व्यक्ति को नहीं बना सकते। अगर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम हमारे विधायक का चुनाव बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। अगर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, इनका चुनाव भी हम बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, यानी अच्छे व्यक्ति को नहीं चुन पाएंगे। फिर यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन है, जिसको पढ़ करके, जिसको समझ करके हम ये जान पाते हैं कि आखिर हमारे देश की आवश्यकता क्या है, हमारे देश की राजनीति कैसी थी और कैसे आगे बढ़ रही है, हमें हमारे देश की शासन व्यवस्था को किन मजबूत हाथों में सौंपना है। ये तमाम चीज़ों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के माध्यम से करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि आप छोटी से छोटी चीज़ें, आज आप भले ही उम्र में छोटे हैं, लेकिन जैसे ही वो 18 वर्ष के होंगे आप वोट डालने के अधिकारी बन जाएंगे। और जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि इतने सारे लोग आपका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, वह कौन सा उम्मीदवार है जो आपके विचार से आपका सबसे सच्चा और अच्छा प्रतिनिधि हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप कैसे निर्णय करेंगे? ये तभी निर्णय करेंगे जब आप स्कूल लेवल पर, विद्यालय में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और यदि आप इसका अध्ययन नहीं करते हैं तो क्या होगा? तब यह होगा कि राजनीतिक दलों की जो दूषित कार्यप्रणाली है वो आप पर प्रभाव डालेगी और आप चुनाव को भी अपवित्र कर देंगे और इस कारण से अयोग्य व्यक्ति चुनकर आने लगेंगे। देश को सही हाथों में देना है तो आपको राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले कल में आपको भी देश का नेतृत्व करने का मौका मिले, आपको भी देश की संसद में, देश की विधानसभा में आपको नेतृत्व करने का, प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। तो जब आप राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संविधान को, लोकतंत्र को, अधिनायकवाद को पढ़ेंगे, समझेंगे, दुनिया की राजनीति को जानेंगे, समझेंगे, तब आप बेहतर तरीके से अपने देश की राजनीति को, शासन नीति को संचालित कर सकेंगे। इसीलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि अगर कोई छात्र यह जानता है, क्या जानता है, कि संविधान में उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो वह निडर होकर अपनी राय रख सकता है। भाई अगर आपको कोई रोकता है बोलने से तो आप बोल सकते हैं कि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान ने दे रखी है। अगर कोई व्यक्ति यह जानता है कि वोट देना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है तो वह एक जिम्मेदार मतदाता बन सकता है, जैसा कि मैंने आपसे अभी चर्चा की। आखिरकार हम जानते हैं कि जो आज का विद्यार्थी यानी आप भारत के आने वाले कल का नागरिक है, यानी आज का विद्यार्थी ही भारत का भावी नागरिक है, इसलिए आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना आवश्यक है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी एक कहानी से। कहानी हम शुरू क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि हमारे 9वीं क्लास में, यानी 6वीं से लेकर के 9वीं तक, कक्षा 6 में हमने पढ़ा था ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, किस तरह से ग्राम सरकार बनती है। फिर हम क्लास दर क्लास जैसे 7वीं, 8वीं, 9वीं बढ़ते गए, हमने लोकतंत्र के बारे में जाना, शासन व्यवस्थाओं के बारे में जाना। तो आज की इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हमको जो ये वोट डालकर हमारे शासक चुनने का अधिकार मिला है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, यह लोकतंत्र क्या शुरू से लोकतंत्र था या धीरे धीरे करके अनेक प्रकार की शासन पद्धतियां हमारे ऊपर आईं और इसके बाद आज हमारे सामने लोकतंत्र आया है।
तो आज राजनीति विज्ञान कैसे पढ़ें, इसकी शुरुआत कैसे करें, इसके अंतर्गत इस कहानी से हम पहले भाग से शुरू करेंगे। कहानी का नाम या टाइटल मैंने दिया है राजा से जनता तक सत्ता की यात्रा। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि राजा से जनता तक जो सत्ता की यात्रा है, इसमें सत्ता किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, सत्ता किसे कहते हैं, अथॉरिटी क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले यानी लगभग आदिम काल की बात करते हैं अपन। आदि काल में एक घना जंगल हुआ करता था, उसमें कुछ मनुष्य रहते थे। उन्होंने एक छोटी सी बस्ती बना ली, खाना बदोश जीवन था। उन्होंने धीरे धीरे करके कोशिश करके एक छोटी सी बस्ती में वो रहने लगे। सभी लोग मिलजुल कर काम करते थे। कोई शिकार करता था, यहाँ पर अपन देखते हैं ये कोई व्यक्ति शिकार कर रहा है, कोई व्यक्ति फल तोड़ कर लाता था, फल इकट्ठे करता था, कोई आग जलाने का काम कर रहा है, कोई अन्य काम कर रहा है। तो इस तरह से जब वो काम करते तो होता क्या, कई बार फल तोड़ने वाला व्यक्ति को ये तो पता नहीं होता था कि वो जो फल तोड़ रहा है वो मीठा है या जहरीला है। शिकार करने जो व्यक्ति जाया करता था उसको ये पता नहीं होता था कि शिकार के लिए कौन से अस्त्र ले जाना चाहिए। भाई अगर बस्ती रह रही है तो कुछ बुजुर्ग लोग भी रहते थे, कुछ युवा साथी भी रहते थे। युवा साथी अक्सर शिकार करने का काम, फल संग्रह करने का काम, व्यवस्थाओं को जुटाने का काम किया करते थे, और जो बुजुर्ग अनुभवी लोग थे वो उनके आश्रय में अपना जीवन यापन करते थे। जब कई बार ऐसा होता था कि शिकार करने के लिए लोग जाते थे और घायल होकर आ जाते थे, कई बार ऐसा होता था कि फल तोड़ने के लिए जाते थे और जहरीले फल खा लिया करते थे। तो इन सभी लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो उन सभी का मार्गदर्शन कर सके, इन सारे लोगों को कठिनाइयों से निकाल सके। तब क्या होता है, उन्होंने एक सबसे अनुभवी और समझदार व्यक्ति अपने परिवार के, अपनी बस्ती के बूढ़े नाना को मुखिया चुन लिया। अब नाना जो है सबकी बातें सुनते, निर्णय लेते और सारे लोग उनके अनुभवों का, उनके निर्णय का सम्मान करते। तो इस तरह से सत्ता का पहला रूप सामने आता है जो सामूहिक था और सरल था। यहां आपको यह बात समझ में आई कि सारे लोगों ने मिलकर एक अनुभवी व्यक्ति को अपना मुखिया चुन लिया। अर्थात अगर हम ये देखते हैं कि आदिम समाज में सत्ता जो था वह अनुभव और सहमति पर आधारित थी, यानी लगभग अगर अपन कहें तो यह लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित थी। ये आपको समझ में आ गया शुरुआती दौर में। फिर इसके बाद क्या हुआ, समय बीतता गया, धीरे धीरे करके अब लोग स्थायी गांवों में रहने लगे, खेती करने लगे। यानी अब वो शिकारी जीवन से हट करके खेती करते हुए संग्राहक के रूप में अपना जीवन यापन करने लगे। और जब वो खेती करने लगे तो उनकी समस्याएं भी बढ़ने लगी। जमीन का बंटवारा, उनकी रक्षा की ज़रूरतें, टैक्स वसूलना, ये तमाम कार्य करने की ज़रूरत आन पड़ी। तब एक बहादुर व्यक्ति वीरसेन आया और उसको राजा बनाएगा। उसने बोला कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे टैक्स दे देना और मेरे नियम मानना। इस तरह से प्राचीन काल की जो अनुभव आधारित सत्ता थी, लोकतांत्रिक तरीके से सहमति पर आधारित जो सत्ता थी, वह सत्ता राजा के हाथों में, यानी एक ताकतवर व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई। और यह राजतंत्र के उदय का एक स्वरूप माना जा सकता है। समझ में आया ना। प्राचीन काल में, आदिम युग में, जब हम खानाबदोश जिंदगी जी रहे थे, छोटे छोटे कबीलों में रह रहे थे, तब हमको एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत थी। अब हम खेती करने लगे तो खेतों की सुरक्षा करना है, जानवरों से बचाना है। तो एक ताकतवर व्यक्ति सामने आया, उसने बोला तुम मुझे टैक्स दो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। और इस तरह से राजतंत्र का उदय हुआ। समय बीतता चला गया। कई वर्षों बाद इस राजा वीरसेन का बेटा राजा बना, फिर उस बेटे का बेटा राजा बना। और इस तरह से अब जब बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटा राजा बनते चले गए, तब फिर अब ये नया राजा जो आया, यह बहुत सारी चीज़ों में फैसले पुरोहितों से पूछकर करने लगा। पुरोहितों का उदय कैसे हुआ, अब आप सोचिए। वो जो बूढ़ा नाना था वो व्यक्ति ज्ञानी था, वो अनुभवी था, और ये व्यक्ति जो वीरसेन राजा बना था, ये व्यक्ति ताकतवर था। अब वो जो अनुभवी नाना था, उसने वीरसेन को, यानी उसने राजा के वंशज को ये बोला कि केवल ताकत से काम नहीं चलेगा, अगर तुम्हारी सत्ता को लंबे चलाना है तो आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर देता हूं और आप मुझे ईश्वर का सहयोगी घोषित कर दीजिए। इस तरह से राजतंत्र ने पुरोहित को इंट्रोड्यूस करा दिया और पुरोहित ने कहा कि राजा को ईश्वर ने चुना है, राजा की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है, राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि है।
आप लोगों ने 7वीं क्लास, आप लोगों ने 6वीं क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? देव नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक को बोला गया है। स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त विक्रमादित्य को क्या बोला है? परम भागवत, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। हर राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बता रहा है। आप मुगल काल में जाओ, अकबर हो या ये जो मुगल शासक हैं, ये अपने आप को क्या बोलते थे? जिल्ले इलाही, यानी अल्लाह के प्रतिनिधि हैं, ये अल्लाह के नाम पर शासन कर रहे हैं। तो जो भी ताकतवर राजा है वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बता रहा है, और ईश्वर का प्रतिनिधि बता रहा है तो इस बात की तस्दीक कौन कर रहा है? इसको प्रमाणित कौन कर रहा है? इसको प्रमाणित करने वाला वर्ग था पुरोहित वर्ग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो धर्म है वह सत्ता का हिस्सा बनता चला गया और आम जनता की आवाज दब गई। अभी तक आम जनता क्या था? ये जो पुरोहित था ये आम जनता का प्रतिनिधि हुआ करता था शुरुआत में, ज्ञानी व्यक्ति, लेकिन धीरे धीरे करके ये आवाज दब गई और धीरे धीरे मध्यकाल में हम देखते हैं राजशाही और धर्मशाही का मेल हुआ और जनता की भागीदारी लगभग समाप्त हो गई, यानी जनता के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। अब जनता का खुद के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा, राजा की प्रजा हो गई। समय बीतता गया भाई साहब, धीरे धीरे करके जब समय बीतता गया तब जनता के बीच में जागरूकता आई, जनता के बीच में पुनर्जागरण आया। पुनः जागरण, शुरुआती जागरण तो वही था जब लोगों के अंदर एक जागरूकता आई कि हमें अनुभवी व्यक्ति का सहयोग चाहिए, तो बूढ़े नाना को राजा बना लिया। अब ये जागरूकता पुनः आई और एक दिन एक नौजवान ज्ञानदास आए भाई साहब बस्ती में। उन्होंने बोला कि ये राजा का बेटा राजा क्यों बने? हम भी सोचते हैं, हम भी समझते हैं, हम भी जानकार हैं, ये निर्णय हम सभी लोग मिलकर क्यों नहीं लेते? कई बार होता है ना ऐसा। फ्रांस में आपने देखा था लुई 16वें ने तृतीय स्टेट के ऊपर टैक्स थोप दिया। अब प्रथम और द्वितीय स्टेट टैक्स नहीं देंगे, तो तृतीय स्टेट के लोगों का सोचना लाजमी है ना कि भैया हम काम भी करें, मेहनत भी करें, खेती भी करें, मजदूरी भी करें और पैसा कमा के राजा को दें, और राजा के साथ में जो पुरोहित हैं, जो सामंत हैं, वो गपागप खा जाए सारा पैसा, वो आनंद करें। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए समाज में जागरूकता आई और ज्ञानदास जैसे नवयुवक कौन आते हैं फिर? रूसो आ जाते हैं, कार्ल मार्क्स आ जाते हैं, मॉन्तेस्क्यू आ जाते हैं। अर्थशास्त्र में हम देखते हैं, हमारे भारत में तो खैर ऐसी स्थितियां नहीं हुई, लेकिन विदेशों में ये स्थितियां निर्मित होती हैं। निरंकुशशाही राजतंत्र भारत में जब जब आया है तब तब राम राज्य की परिकल्पना को दिखाने के लिए कोई दूसरा राजवंश आ गया। तो इस तरह से जब धर्म का सत्ता के साथ में बेमेल गठजोड़ हुआ तब पुनर्जागरण का उदय हुआ, क्रांतियां हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, और यह सवाल जब सब जगह फैल गया, लोग सोचने लगे, लोग सवाल करने लगे। फिर एक दिन आया कि हम सब मिलकर अपने नेता का चुनाव करेंगे, हमें किसी को राजा मानने की आवश्यकता नहीं है। यही था लोकतंत्र का पहला बीज, जहां से जनता ने सत्ता से सवाल करना शुरू किया और समय बीता, नया युग आया। उस बस्ती में अब हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लोग अपना नेता चुनते हैं। नेता कोई भी बन सकता है, शिक्षक नेता बन सकता है, किसान नेता बन सकता है, युवक नेता बन सकता है, बुजुर्ग नेता बन सकता है। सारे फैसले जो है अब कैसे होते हैं? बहुमत से होते हैं और नेता का जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अब जो बूढ़ा नाना था आदिम युग का, उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा अब तुम सच में समझदार हो गए हो, सत्ता अब किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि तुम सबके हाथ में है। अर्थात आधुनिक लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, नेता जनता के सेवक होते हैं, शासक नहीं। इसी लोकतंत्र को हम कक्षा 9 से पढ़ने जा रहे हैं, जो कक्षा 10 में आपको इसकी परिणति दिखाई देगी। कहानी का सार यह है कि आदिम काल में जो सत्ता का स्वरूप था वह अनुभव के आधार पर था। प्राचीन काल में राजतंत्र था, मध्यकाल में राजतंत्र का धर्म के साथ में मेलजोल हो गया। फिर क्रांति काल आती है और जन चेतना के सवाल पैदा होते हैं और इसके बाद शुरू होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। यानी कि अपन अगर इसको अगर अपन देखते हैं सत्ता की अवधारणा, यानी मानव सभ्यता के विकास के कालक्रम में लोकतंत्र कैसे आया, तो सबसे शुरुआती दौर में आपने देखा कि मानव छोटे छोटे समूहों जनजातियों में बटा था, तो उसने अनुभव, आयु या शारीरिक बल के आधार पर किसी मुखिया या प्रमुख को चुना। इसके बाद में जब सत्ता आगे बढ़ी, कृषि सभ्यता का उदय हुआ, सुरक्षा के भाव मन में आने लगे, तो राजा, कुलीन और पुरोहित वर्ग का उदय हुआ और धार्मिक वैधता जो है सत्ता के द्वारा, सत्ता को और सत्ता धार्मिकता को वैधता प्रदान करने लगे। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा और इस तरह से राजतंत्र का उदय हुआ। फिर राजतंत्र लेकिन अगर अच्छा होता तो चलता रहता।
राजतंत्र ने क्या किया, अधिनायकवाद का स्वरूप ले लिया। अहम ब्रह्मास्मि, रावण को देखा हमने, कंस को देखा हमने, अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ गया। लुई 16वां को देखा हमने कि जो मजदूर वर्ग की जनता है, जो मिडिल क्लास 3rd ग्रेड का व्यक्ति है, उसकी लूट मची है, वो टैक्स दिए पड़ा है, और फ्यूडल वर्ग और एरिस्टोक्रेट वर्ग और प्रीस्ट वर्ग जो है वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें जनता की भूमिका बड़ी सीमित नज़र आती है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन मध्यकाल में, और धार्मिक सत्ता का प्रभाव बढ़ता है। यूरोप में हमको चर्च का प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारत में हम देखते हैं सुल्तान और सामंतशाही का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से भारत में हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, पोप, राजा, धर्म, इन सब का गठजोड़ दिखाई देता है। फिर टाइम बढ़ता है, प्रबोधन काल आता है, सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों के अंदर जागरूकता आती है, मुद्रण संस्कृति आ जाती है, लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ के ज्ञान आता है, राजशाही के विरुद्ध जन चेतना जागृत हो जाती है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, कोपरनिकस, गैलीलियो, ये लोग वैज्ञानिक शोध करने लगते हैं। और भारत में भी आर्यभट्ट जैसे लोगों ने शून्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। धीरे धीरे करके जब लोगों में जागरूकता आती है, पुनर्जागरण का युग आता है, तो क्रांतियों का दौर आता है। अमेरिकी क्रांति शुरू होती है, फ्रांस की क्रांति होती है, रूस की क्रांति होती है, और इस तरह से गणराज्यों की स्थापना होती है। राजाओं को हटा करके संवैधानिक गणतंत्र आता है, संवैधानिक गणतंत्र के बाद पूर्ण गणतंत्र आता है, और इस तरह से लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। यानी कैसे लोकतंत्र की तरफ हम आगे बढ़े, राजतंत्र आया, फिर धार्मिक सत्ता आई, फिर तानाशाही आई, फिर लोकतंत्र आया। अगर राजतंत्र अच्छा होता तो कोई बदलाव नहीं करना पड़ता, लेकिन राजतंत्र में राजा की मनमानी चलती थी, इसलिए उसमें सुधार के लिए पुरोहित वर्ग आगे आया। तो पुरोहित वर्ग की राजा के साथ में गठजोड़ हो गया, यानी सत्ता धर्म के साथ जुड़ गया। जब सत्ता धर्म के साथ जुड़ गया तो आम जनता का पिसना तय था, आम जनता का पिसने लगी। तब फिर तानाशाही का दौर आया, क्योंकि राजा जो है जब अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझने लगा तो धीरे धीरे करके वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा, अहम ब्रह्मास्मि। और जब स्वयं को ईश्वर मानने लगा तो वह और ज़्यादा निरंकुश हो गया, और ज़्यादा अधिनायकवादी हो गया। और जब ये परिस्थिति आई तो फिर जन चेतना जागृत हुई, और जन चेतना जागृत हुई तो लुई 16वें को फांसी की सजा हुई, और राजाओं को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये कक्षा 10वीं में देखेंगे हम। और जब राजाओं को पूरे तरीके से अपने पद से हटा दिया, तब आ गया जनता का शासन। और जनता का शासन जब आया तब हमने देखा कि जनता के शासन में आम जनता की बड़ी सुनवाई हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि लोकतंत्र स्थापित होने से सारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई, लेकिन लोकतंत्र अभी भी निरंतर विकासशील प्रणाली के रूप में काम कर रही है, जो निरंतर अपने आप को परिष्कृत करते जा रही है, सुधारते जा रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि सत्ता की जो यात्रा है वो आदिम समाज की सामूहिकता से शुरू होकर आज लोकतंत्र तक पहुंच चुकी है। सत्ता के हर प्रकार से, हर व्यवस्था में शुरुआत में हमने देखा कि एक सामूहिकता आधारित लोकतंत्र था। सामूहिकता और सहमति के आधार पर जो सत्ता थी वो अच्छी थी। फिर राजतंत्र आया, राजतंत्र के बाद उसका धर्म के साथ गठजोड़ हुआ, व्यवस्थाएं बिगड़ती गईं, आम जनता तकलीफों में आने लगी। फिर चेतना का युग आया, संवैधानिक गणतंत्र आया, और फिर गणतंत्र आया। गणतंत्र यानी लोकतंत्र में जब आम जनता की सुनवाई होने लगी, हर वर्ग की इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाने लगा, तब फिर लोकतांत्रिक प्रणाली को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी लोकतंत्र प्रणाली का अध्ययन हम करेंगे कक्षा 9 और कक्षा 10 में, जिसको मैं आपको बताऊंगा अगले कालखंड में, यानी अगले वीडियो में। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया और समझ लिया कि सत्ता का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन लोकतंत्र सत्ता का सबसे सहभागी और सबसे उत्तरदायी रूप बन के सामने आता है। इतिहास को समझकर हम एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। राजनीति विज्ञान को पढ़ते हुए हमने लोकतंत्र को पकड़ लिया है। अब इस लोकतंत्र को समझने के लिए हमको देखना होगा अगला कंटेंट। चलिए तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।